बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 501 लेक्चर नंबर 21 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कुछ दो तीन बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जी मेरे चैनल के ऊपर MTH 404 की कंप्लीट सीरीज़ विद हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो अवेलेबल है। आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से बाकायदा समझाया गया है कि जी ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसा है ये फार्मूला। ये ऐसा नहीं है कि जी ये बता दिया, यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, यहाँ पे ये लिख दी, ऐसा नहीं है, समझाया गया है। और उम्मीद करूँगा कि आपको लेक्चर अच्छे भी लगेंगे और आप इंटरेस्ट भी लोगे उनमें। दूसरी बात यह है कि जी मिड से पहले जो MTH 501 का जो सिलेबस था वो मैंने हैंड रिटन नोट्स जो थे उनके ऊपर सॉल्व किया था, लेकिन मिड के बाद वाला जो सिलेबस है ना ये काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। तो इसको अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये तकरीबन को 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर भी बन जाता है। तो फिर मैंने उसका सोल्यूशन ये ढूंढा है कि जी जो आप लोगों के हैंड आउट्स है ना उनमें से जो चीज़ आपके टॉपिक रिलेटेड होगी, कंपलसरी होगी, उसको पिक कर लो। और जो चीज़ जो है ना वो कंपलसरी नहीं है, फजूल सी किस्म की स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने स्किप कर दिया। ये जो नोट्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी लिखा हुआ है, आप वो ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है हमारे पास नल स्पेस, कॉलम स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले नल स्पेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नल स्पेस जो होती है ना, नल का मतलब क्या है जी? ज़ीरो। नल का मतलब क्या है? ज़ीरो। ठीक है ना, ये तो हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि नल जो भी वैल्यू होती है उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये एक सिस्टम हमें उसने दिया हुआ है एक होमोजीनियस इक्वेशन का, इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम इस सिस्टम को ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये वाली फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक नल स्पेस मैट्रिक्स है। अब इसको लिखा कैसे है ज़ीरो की ए एक्स इंटू ज़ीरो की फॉर्म में? ये देखे ज़रा, उसने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, इसके साथ जो हमारे पास एक्स का मैट्रिक्स आएगा ना वो मैं आपको लिख देता हूँ। एक्स का मैट्रिक्स हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा जिसमें वैल्यू होगी x1, x2 एंड x3। ये नीचे यानी x2 के, लेकिन आपने थोड़ा सा परेशान नहीं होना, x3 ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा आपके पास। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा जनाब, वो बनेगा ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो की फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर भी एक ज़ीरो आना है, लिखा नहीं जा रहा मेरे से कहीं से भी, यहाँ पे कर लो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक नल स्पेस मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लें। अ नल स्पेस मैट्रिक्स ऑफ एन m क्रॉस n। ये m क्रॉस n जो है ना ये यहाँ पे एंड पे आ गया, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे आना है। ठीक है। m क्रॉस n मैट्रिक्स है, रिटन एज नल ए, NUL नल ए। इसको हम नल ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। is the set of all the solution to the homogeneous equation ax is equal to 0 in set notation। set notation में हम इसको कैसे लिखेंगे कि नल a is equal to हमारे पास होता है x such that x is in Rn space and ax is equal to 0।
इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल हम करते हैं और प्रूव करना है हमने कि जी ये नल स्पेस में है या नहीं है। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ज़रा देखते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1 में वो कहता है लेट ए, दिस मैट्रिक्स है हमारे पास और एक मैट्रिक्स उसने यू का है। कहता है डिटरमाइन इफ यू बिलोंग्स टू नल ए। अब हमने फाइंड आउट करना है कि यू जो है वो नल ए से बिलोंग करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एक्स इक्वल किसके आता है, 0 के। ठीक है ना। तो x की जगह पर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, u वाला। तो हमने ए यू इज इक्वल टू 0 कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ ए यू इज इक्वल टू 0। अब ए यू इज इक्वल टू 0 से मुराद ये है कि ए के मैट्रिक्स के साथ यू ने मल्टीप्लाई होना है। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन यही होती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ इक्वल होनी चाहिए। तो इसके कॉलम कितने हैं, 3, और इसकी रॉ कितनी है, 3। तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक 0 0 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपको बता रहा है कि जी जो u है वो बिलोंग करता है नल ए से। इसी तरह ही वो कहता है कि जी डिटरमाइन करें कि जी आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और डिटरमाइन द नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसके आपने नल स्पेस फाइंड आउट करना है। पहले हमने क्या फाइंड किया था, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था कॉलम मैट्रिक्स, वो कहता था कि ये नल ए से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। अब हमें जो उसने कहा है कि जी इसका नल स्पेस फाइंड आउट करना है आपने। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 का है, ये तो हम सबको नजर आ रहा है ना, 2 रो 2 ही कॉलम है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका नल स्पेस फाइंड आउट करना है। तो नल स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से एक एक्स मैट्रिक्स जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ और इक्वल कर देते हैं 0 0 के। जब आप इसको मैट्रिक्स एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x1 0x2 एंड -8x2 x1 प्लस 20x2 आ जाएगा और इक्वल किसके आएगा, 0 के। कौन सी, ये देखो ना, ये वाली जो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपने बना ली है। अब ये इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है x2 वाली ये भी 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 0 होगी तो आपको पता है कि जी दूसरे बाकी आपके पास क्या बच गया जी, 4x1 इक्वल टू 0। तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, ऑब्वियसली 0 के इक्वल आ जाएगा। तो जब x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो अब आपने x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट कर दोगे। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है ना वो x2 जो है वो भी 0 हो जाएगा। आगे हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम को जरा समझिएगा। कहता है जी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन डू नॉट चेंज द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। ये क्विज में भी पिछले दिनों जो आपका 3rd क्विज है उसमें ये स्टेटमेंट भी आई थी कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन जो भी होता है ना किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर वो उसके नल स्पेस को चेंज नहीं करता है। मतलब एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में क्या है, अब रॉ रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, ठीक है ना, और एचेलॉन फॉर्म, ये सारे रॉ ऑपरेशंस हैं। उसके अलावा आप किसी रॉ को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एडिशन कर दो आपस में, ये रॉ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। तो नल स्पेस एन ए से मुराद नल मैट्रिक्स, नल ऑफ ए ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी चेंज्ड ऑलवेज बाय चेंजिंग द मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। अब जरा हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कहता है डिटरमाइन द नल स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। अब उसने हमें बता दिया कि आपने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से फाइंड आउट करना है।
अब ये वाला जो ए मैट्रिक्स है ये है 4 0 -8 20। तो ये देखिए ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 0 -8 और 20। इसका आपने नल फाइंड आउट कर लिया है ना। तो अब हम इसका भी फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन। तो जब आप इसका रॉ ऑपरेशन करते हो तो आपको पता है कि जी आपने रॉ ऑपरेशन में डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं उनको 1 करना और बाकियों को 0 करना होता है, इनको 0 करना होता है। तो उसके लिए ये रॉ ऑपरेशन यूज़ किए और जब रॉ ऑपरेशन यूज़ किए तो आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स निकला है। अब इस मैट्रिक्स की आपने होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है। तो आप होमोजीनियस इक्वेशन बनाते हो तो 1x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू 0 आएगा ना। इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। ये देखे ना 1x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू आपके पास आता है जनाब 0 के। ठीक हो गया। तो ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा ना सारा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो गया। पीछे क्या बच गया आपके पास x1 इक्वल टू 0। तो वहां पर भी x1 इक्वल टू 0 था और x2 इक्वल टू 0 था। तो लिहाजा ये हमने एक प्रूव भी कर दिया कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन की मदद से अगर आप किसी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो वो उसके नल स्पेस जो है वो चेंज नहीं होती। सिंस एवरी कॉलम, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसको देखिएगा। सिंस एवरी कॉलम इन द कोफिशिएंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स हैज बीन लीडिंग एंट्री, दैट मीन्स आवर सिस्टम हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब के आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉलम हैं, आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स था ना, तो 2 ही कॉलम थे। तो आपके पास जो 2 कॉलम है दोनों में लीडिंग एंट्रीज मौजूद है ना। यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है और यहाँ पर ये वाला 1 है लीडिंग एंट्री। तो अगर आपके पास लीडिंग एंट्रीज जो है वो 1 1 मौजूद है तो आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब जरा नीचे उसने एक स्टेटमेंट लिखा, कहता है सिंस एवरी, ये वही चीज है जो ऊपर मैंने पढ़ के सुना दी है। दिस मीन द नल स्पेस कॉन्सिस्ट ओनली ऑफ द 0 वेक्टर। इसका मतलब है कि जी जो नल स्पेस है वो सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर के ऊपर कंसिस्ट करता है। कैसे 0 वेक्टर के ऊपर, ये देखे ना, नल का मतलब क्या है, 0 है। स्टार्ट के ऊपर मैंने बताया। तो आपने जो भी मैट्रिक्स लेना है, आपके पास एक तरफ 3x3 का है तो दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ आपने एक मैट्रिक्स लेना है जो कि 0 का होगा और उसको कॉलम मैट्रिक्स 0 ऐसे ही लिखोगे ना। ठीक है ना। अच्छा, आगे एक थ्योरम है आपके पास, कहते हैं द नल स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज अ सब स्पेस ऑफ Rn। Equivalently, the set of solution to the system AX of m homogeneous linear equation in n unknowns are in subspace Rn। अच्छा, अब जरा इस चीज को समझ लें। वो कहता है कि जी आपके पास अगर कोई नल स्पेस मौजूद है और उसमें एक मैट्रिक्स m क्रॉस n का मैट्रिक्स A है, वो सबस्पेस होगा किसकी, Rn की सबस्पेस होगा। ठीक हो गया। वो किसकी सबस्पेस होगा, Rn की सबस्पेस होगा। इसको जरा थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं एग्जांपल से। कहता है द सेट H ऑफ ऑल वेक्टर्स इन R4 हुज कोऑर्डिनेट्स ABCD सेटिस्फाई द इक्वेशंस। अब उसने हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, कौन कौन सी है जी, A माइनस 2B प्लस 5C इज इक्वल टू D एंड C माइनस A इज इक्वल टू B इज अ सबस्पेस ऑफ R4। ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको तो तरतीब लगाते हैं। तरतीब क्या लगाएंगे आप इसकी, कि आपने ये देखें जरा, यूं किया कि दोनों वैल्यूज को आपने 0 के इक्वल कर दिया, इनकी होमोजीनियस इक्वेशंस बना दी, 0 के इक्वल कर दिया दोनों इक्वेशंस को। ठीक हो गया। जो इक्वल के दूसरी तरफ से उनको इस साइड पे ले आए, मतलब लेफ्ट साइड पे ले आए, जो राइट साइड पे थे इक्वल के। तो इक्वल के राइट साइड पे आपने 0 लिख दिए। अब आपने इसको देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है जी। वी सी डैट H, ये नीचे लाइन में लिखा हुआ है,
we see that H is a set of all solution of the above system of homogeneous linear equation. Therefore, the theorem 2 H is a subspace of R. अब जरा देखें इसको कि ये इसने क्या बात कही है। वो ये कह रहा है कि आपके पास जो दो उसने इक्वेशंस आपको दी हुई थी, एक ये वाली इक्वेशन और दो इक्वेशंस आपको उसने दी हुई थी ना, तो वो कहता है कि जी अगर आप इन दोनों को तरतीब देते हो और होमोजीनियस इक्वेशंस में ले आते हो तो आपके पास वो सब स्पेस आर से बिलोंग करेगा। आगे एक नोट है, कहता है कि जी अ लाइन दैट नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन कैन नॉट बी अ सब स्पेस। मिसाल के तौर पर आपके पास एक होता है जी, एक आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब उसमें से एक लाइन जो है ना वो गुजर रही है, लेकिन वो उसके ओरिजिन से नहीं गुजर रही, तो वो उसकी सब स्पेस नहीं होगी। बिकॉज सब स्पेस मस्ट होल्ड अ जीरो वेक्टर। सब स्पेस होने के लिए लाजमी बात है कि जीरो वेक्टर उसके साथ हो, और जीरो वेक्टर कहाँ से मिलेगा? ओरिजिन से मिलेगा। इफ द नल स्पेस हैविंग मोर देन वन वेक्टर ज्योमेट्रिकली मीन्स दैट लाइन इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट एंड मस्ट पासिस थ्रू ओरिजिन जीरो वेक्टर। अगर आपके पास कोई भी नल स्पेस है तो उसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं नल, और वो कहता है कि जी ये नल स्पेस भी है, तो इट्स मीन कि आपके पास जो है ना वो एक ऐसा वेक्टर भी होगा या एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन को पास कर रही होगी। अगर नहीं पास करेगी तो वो जीरो वेक्टर नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब जरा हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड अ स्पैनिंग सेट ऑफ द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। एक हमें उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है नल स्पेस किस फॉर्म में? ax इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तब्दील कर देते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में मिड में बड़ा हमने पढ़ा था। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है कि आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है ना उसमें आपने इक्वल के जो राइट साइड की वैल्यू होती है उसको भी ऐड कर लेना होता है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A0 टू रिड्यूस रॉ एचेलॉन फॉर्म एंड वी गेट। अच्छा, अब हमने इस मैट्रिक्स को क्या किया कि सबसे पहले तो हमने इसको रिड्यूस रॉ एचेलॉन फॉर्म में तब्दील किया। ये एग्जांपल बहुत लंबी हो जानी थी तो इसको शॉर्ट कर दिया, रॉ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तब्दील किया है। तब्दील करने के बाद आपके पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो ये 3 इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, जहां पर कोई वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, मतलब 1 2 3 4 आ रहे हैं, कोई कांस्टेंट आ रहे हैं तो वहां पे लिख दो, जहां पर 0 है वो स्किप कर सकते हो आप। अब द जनरल सोल्यूशन इज, अब आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा जी? इसमें x1 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? ये 2 उधर चला जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, 2x2 ये भी उधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा, तो ये इक्वेशन एक बन जाएगी आपके पास। अब इस इक्वेशन में ये जो आपने ड्राइव की हुई हैं इनमें से आपने बताना है कि आपके पास फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो आपके पास फ्री वेरिएबल एक x2 आएगा। ठीक हो गया। दूसरा x3 जो है उसकी भी इक्वेशन आपके पास बन रही है। ठीक हो गया ना। आपने x3 की देखे ना, यहां पर भी x2 की वैल्यू नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ये फिर एक फ्री वेरिएबल बन रहा है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा x4 जो है वो भी आपके पास फ्री वेरिएबल होगा और x5 भी आपके पास फ्री वेरिएबल होगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन ये आपको आपके मिड के सिलेबस में आया हुआ है, मिड के असाइनमेंट्स में आया हुआ है। तो आपने ये असाइनमेंट वाला वो जो क्वेश्चन है ना उसको देख लेना और इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे है वो कहता है 2 पॉइंट शुड बी मेड अबाउट द सॉल्यूशन एग्जांपल 3 अप्लाई। अच्छा, 2 पॉइंट्स उसने दिए हुए हैं, वो कहता है कि जी ये फॉलो अप होंगे। 2 points should be made about the solution in example 3 that apply to all problems of this type. We will use these facts later. पहला क्या था? स्पैनिंग सेट
produced by a method in example 3 is automatically linearly independent because the free variable are in the weights on the spanning vector. For instance, लुक एट द सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. जब आपके पास फ्री वेरिएबल मौजूद होंगे तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. दूसरी बात, व्हेन नल ए कंटेन्स नॉन जीरो वेक्टर द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द स्पैनिंग सेट ऑफ नल ए इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0. अब एक और उसने हमें एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल आपने खुद करनी है, अगर ना आए तो पूछ सकते हैं. ये सारा उसने रॉ रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेकर आया और उसके बाद उसने वेक्टर्स निकाल लिए हैं. अब हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है जी कॉलम स्पेस की. इसको ज़रा समझ लीजिए. कॉलम स्पेस की डेफिनेशन ये है कि वो कहता है जी द कॉलम स्पेस ऑफ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स रिटन एज कॉल COL कॉल A इज द सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ A. जितने भी कॉलम्स ऑफ ए होंगे उनके लीनियर कम्बिनेशन जो होगा उसको हम कॉलम स्पेस कहते हैं. देन कॉलम ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ A1 A2 A3 एंड AN. एग्जाम्पल है, वो कहता है इन द गिवन मैट्रिक्स दिस द फॉलोइंग कॉलम स्पेस कॉलम ए ऑफ द लीनियरली कम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट. अब ज़रा देखें कि इसमें 3 कॉलम है. पहला कॉलम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. ठीक हो गया. तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 1 2 3 4. द सेकंड क्या है हमारे पास 1 1 1 1 एंड द थर्ड दिस. दैट इज कॉलम ए हमारे पास क्या आएगा, इसको हम कह देते हैं ए हमारे पास ये है प्लस बी हमारे पास ये है प्लस सी हमारे पास ये है. इन द जर्नल in general the column space call A contain all the linear combination of the columns of A. एक थ्योरम हमारे पास कहता है जी द कॉलम स्पेस ऑफ M क्रॉस N मैट्रिक्स A इज अ सब स्पेस ऑफ RM. ये M ऊपर है, इसकी पावर है, नीचे लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना. RM ऐसे नहीं, इसकी पावर है, जैसे RN R स्क्वायर R2 R4 R है वो वाला है. अच्छा जी, अब वो हमें कहता है फाइंड द मैट्रिक्स A सच दैट W इज इक्वल टू कॉलम A इंटू W. और कॉलम A W इक्वल हमारे पास है 6A माइनस B A प्लस B और माइनस 7A A B इन RN. फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट राइट W एज अ सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन. हमने लीनियर कम्बिनेशन में किया. ये एग्जांपल जो है ना, ये एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, ये पीछे जो एग्जांपल मैं स्किप करके आया हूँ ना, मैंने आपको कहा था कि जी ये आपको असाइनमेंट्स में भी आई हुई है तो ये देख लीजिएगा. ये वो वाली एग्जांपल है, उस तरह करके हमने किया हुआ है. ठीक है. अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट्स में कह सकते हो कि जी सर वो समझ नहीं, वो क्वेश्चन दोबारा करवा दें हमें, तो मैं फिर दोबारा एडिट करके वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. ठीक हो गया. अब आपके पास 2 कॉलम्स बन गए हैं, ये और ये. ठीक है. सेकंड, यूज द वेक्टर इन द स्पैनिंग सेट एज द कॉलम ऑफ ए. लेट ए क्या हमारे पास बन गया, अब ये वाला मैट्रिक्स बन गया ना, तो हमने क्या फाइंड आउट करना था, कॉलम ऑफ ए ही फाइंड आउट करना था. W से कॉलम ऑफ ए में जाना था, तो हमने वो 2 कॉलम फाइंड आउट किए और उनको हमने इकट्ठा कर दिया, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया जी. तो ये एग्जांपल हमें उसने दी हुई है. एग्जांपल में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है, ये वाला. अब जब हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर अब हमने रॉ ऑपरेशंस यूज़ करके हम इसको रिड्यूस रॉ एचलन फॉर्म में ले आए. रिड्यूस रॉ एचलन फॉर्म में लेकर आए तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई और x3 की वैल्यू भी आ गई. तो हम ये कह सकते हैं कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है ना. B इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A. अगर कोई वैल्यू ना आती तो हम कहते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है. इसी तरह ही आपके पास एक आगे एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमने x को खुद से लेट किया हुआ है. x को हमने खुद से लेट किया हुआ है, x1 x2 x3. ठीक है. अब हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस यूज़ करके हमने ये इक्वेशंस तक आ गए हैं.
अब जब हम इन इक्वेशन पे आए हैं तो हमारे पास एक एंड पे एक इक्वेशन निकल रही है, वो निकल रही है 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि कभी भी 0 जो है वो 1 के इक्वल तो नहीं आ सकता ना, वो तो लेट किए ही आ सकता है कि लेट कर लो, इसको ऐसे कर लो, सपोज कर लो, लेकिन ओरिजिनली तो 0 इक्वल टू 1 नहीं ना आता। तो जब 0 इज इक्वल टू 1 आ गया है तो इट्स मीन कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और हम कह देंगे कि जी बी इज नॉट अ कॉलम स्पेस ऑफ ए। एक थ्योरम 5 है, ये इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है कि जी इफ एक्स नॉट डिनोट्स एनी सिंगल सोल्यूशन ऑफ अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, and if v1 plus v1 v2 v3 and vk from the solution space of our homogeneous system then the solution ax is equal to। अच्छा, अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है ax is equal to b, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलता है जो कि होता है x नॉट, ठीक है, और उसी स्पेस के अंदर आपके पास वेक्टर्स पड़े होते हैं v1 v2 v3 एंड vk, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन है ax इज इक्वल टू 0। तो हम फिर ax इज इक्वल टू b को कैसे लिखेंगे, इसमें x जो होगा वो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। ये एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ये आप खुद देखिएगा, और आपके हैंडआउट्स में भी है, काफ़ी लंबी चौड़ी थी तो मैंने फिर इसको नहीं सॉल्व किया है। अच्छा, आगे हम कहते हैं the contrast between null A and column A। It is a natural to wonder about how the null space and column space of a matrix A are related. In fact, two spaces are quite dissimilar. Nevertheless, a surprising connection between the null space and a column space will emerge later। अच्छा, अब हमें वो उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, उसमें हमें उसने 3x4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये 3x4 का ही है ना, 3 रो 2 कॉलम है। वो कहता है इफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के, अगर कॉलम स्पेस ए की सब स्पेस मतलब कॉलम स्पेस ऑफ ए, इसके कॉलम स्पेस जो है वो आर के की सब स्पेस है, तो के क्या होगा। और इसी तरह वो कह रहा है इफ नल स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के देन व्हाट इज के। तो हमें पता है कि जी हम इसको सॉल्व करते हैं। द कॉलम ऑफ ए ईच हैव 3 एंट्रीज, कॉलम जितने भी हैं उन सब में कितनी एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज हैं। सो ए इज अ कॉलम स्पेस ऑफ आर के वेयर के इज इक्वल टू 3, मतलब कि ये R3 में मैट्रिक्स जा रहा है। इसी तरह ही वो कहता है कि जी वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज डिफाइंड मस्ट हैव 4 एंट्रीज, सो नल ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर के वेयर के इज इक्वल टू 4। अब जरा गौर करें, कॉलम स्पेस में उसने कॉलम में ये देखे हैं, उसने कहा कि जी हर कॉलम की जो एंट्री है वो कितनी है, 3 है, तो आर के में से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह ही वो कहता है कि अगर आप नल स्पेस की बात करते हो तो आपके पास हम रो लेते हैं ना, रो इक्वल टू मतलब एक रो को लेते हैं इक्वल टू 0, फिर दूसरी को लेते हैं, फिर तीसरी को लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह लेते हैं तो हर रो में कितनी एंट्रीज हैं, 4 हैं, तो हम कहेंगे k की वैल्यू जो है वो 4 है। अब आगे आ जाता है जी कर्नल एंड रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस अदर देन आर एन आर ऑफन डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसके नीचे उसने एक डेफिनेशन दी हुई है, कहता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी इनटू अ वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, वेक्टर स्पेस V से आप वेक्टर स्पेस W में जा रहे हो, तो कौन कौन से रूल्स जो हैं वो फॉलो अप करके आप T को W में लेकर जा सकते हो। पहला रूल ये है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो U प्लस V की, तो TU प्लस TV आना चाहिए। फिर आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। अब वो कहता है द कर्नल आर नल स्पेस ऑफ such a T is a set of all U in V such that TU V।
वही बात है इसमें भी कि आपके पास एक वेक्टर u दिया हुआ है, तो जब आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करोगे, t इंटू यू ही करते हो ना, ऐसे करके ही करते हो। तो वही चीज है यहाँ पर। एक डेफिनेशन और है, वो कहता है इफ टी जो है वो सॉरी वी जो है वो स्पेस डब्ल्यू में जा रहा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द वेक्टर इन वी एंड दैट टी मैप्स इनटू जीरो कॉल्ड द कर्नल ऑफ टी। अच्छा, अब जरा इस कर्नल को भी समझ लेंगे, ये कौन से वाला कर्नल साहब है। अब जरा ये हमारे पास एक दो स्पेस है, इसको हम वी कह लेते हैं और इसको हम डब्ल्यू कह लेते हैं। अब अगर इसके अंदर 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये 3 एलिमेंट्स मैंने ले, ये तीनों जाकर एक ही पॉइंट जीरो के ऊपर मर्ज अगर करते हैं डब्ल्यू में, तो हम उसको कर्नल कहते हैं, हम उसको कर्नल बोलते हैं। ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको देखेंगे ना ये वाली, तो ये आपको सारी समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी, काफ़ी लेंथी हो गया है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इससे शॉर्ट बने। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।